अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब और फैसल चौधरी साहब के साथ मैं हूं समीना पाशा। प्रोग्राम व्यू पॉइंट में आपको खुशामदीद कहती हूं। नाज़रीन, बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है कि तसादुम टलता नज़र नहीं आ रहा, तसादुम बढ़ता नज़र आ रहा है। महाज आराई की कैफियत बरकरार है, बल्कि इस लड़ाई में मज़ीद शिद्दत आती चली जा रही है। पीडीएम ने एक आज अहम इजलास किया और तमाम पीडीएम के सरबराहान ने मिलकर ये फैसला किया है कि वो बायकॉट करेंगे इस 3 रुकनी बेंच की तमाम कार्रवाई का, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की सरबराही में इस वक्त जारी है समाअत इलेक्शन के इल्तवा से मुताल्लिक केस के हवाले से। उनका कहना है कि ये बेंच भी कबूल नहीं है और इसका फैसला भी कबूल नहीं होगा, और उन्होंने ये भी सोचा है कि शायद इन जजेस के खिलाफ कोई रेफरेंस भी फाइल किया जाए। इससे यही बज़ाहिर नजर आ रहा है कि ये जो सारा मामला है अभी आराम से ख़त्म नहीं होगा, बल्कि मज़ीद महाज आराई बढ़ेगी। इधर इमरान खान साहब भी इस बात पर डटे बैठे हैं कि वो मज़ीद इस तहरीक को आगे लेकर जाएंगे और अगले मरहले में अब ये तहरीक आइन की बहाली और कानून और हुक्मरानी कानून के लिए बन जाएगी। उनका कहना है कि अब वकला भी उनके साथ इस तहरीक में शामिल हो जाएं और इसके साथ साथ अब वो दोबारा सड़कों पर नजर आएंगे। इसके बाद क्या होगा? क्या वाकई ऐसी कोई ऑप्शन मौजूद है हुकूमत के पास कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म ना माने? बाइकॉट से किसको फ़ायदा होगा, किसको नुकसान होगा? क्या मसालहत की कोई कोशिश पसे पर्दा या सामने कामयाब हो सकती है? अभी भी इस बात का कोई इम्कान बाकी है या नहीं? और थोड़ी ये भी बात करेंगे कि इस तमाम तर बहरान का जिम्मेदार आखिर है कौन। आज के प्रोग्राम में खास तौर पर खुशामदीद कहती हूँ जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब को, हमारे सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार। भट्टी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप भी प्रोग्राम में आज हमारे साथ मौजूद हैं। थोड़ा सा मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं ज़रा इमरान साहब और चौधरी साहब से एक एक कमेंट लूँ, फिर मैं आपकी तरफ भी आती हूँ। इमरान साहब, ये जो सारी सिचुएशन है जिसके ऊपर हम सब बात कर रहे हैं, बाइकॉट का फैसला किया है पीडीएम ने। नवाज शरीफ साहब ने भी एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की रात गए और उन्होंने भी इसी तरह की गुफ्तगू की कि उनके लिए भी ये बेंच काबिल कबूल नहीं है। आपके ख्याल से पीडीएम की ये सियासत ठीक है कि वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला मानने से इनकार कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबीना, देखिए सीधी सी बात है कि किसी की भी सियासत ठीक नहीं हो सकती इस बिना पे कि वो अगर ये कहे कि मैं अदालतों का फैसला नहीं मानूंगा। सुप्रीम कोर्ट की बात तो छोड़ दें, वो तो मुल्क की आला तरीन अदलिया है, उसके अलावा हाई कोर्ट है, फिर मातहत अदालतें हैं। अदालत होती क्यों है? अदालत जब कोई फैसला देती है तो आइन और कानून के मुताबिक तमाम लोगों को वो फैसला मानना चाहिए। अगर आपको उस फैसले पर कोई इतराज़ है तो आपके लिए अपील का हक है, फिर अपील के बाद उससे अगली अदालत में जाके आप अपील कर सकते हैं। लेकिन ये मतलब नहीं है कि आप फैसला मानने से इनकार कर दें। लेकिन यहाँ जो है ना मामला, इस मुल्क में इस वक्त जो सियासी सूरत हाल है वो थोड़ी सी अजीब हुई है, बल्कि अजीबो गरीब हो चुकी है। सिर्फ हुकूमत की बात नहीं है, तमाम सियासी जमातें बशमूल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी अदालतों का हुक्म मानने को तैयार ही नहीं। अगर आप अपोजिशन की बात करें तो आप देख लें, इमरान खान साहब को माजी में भी अदालतें तलब करती रही, वो नहीं गए। जब अदालत के हुक्म पे यहाँ पुलिस जमान पार्क में आई तो वहाँ जो तमाशा लगा वो भी आपके सामने था। चलें, वो तो अपोजिशन थी, इमरान खान साहब थे, हुकूमत पे आ जाते हैं, क्योंकि हम हमेशा ये बात करते हैं कि हुकूमत जो है उसका ज़्यादा फ़र्ज़ होता है कि वो खुद आगे बढ़ के मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाए। अपोजिशन ने तो तमाशे लगाना होते हैं। हुकूमत की अगर आप बात करें तो आप देख लें, 90 दिन में इलेक्शन करवाने का हुक्म हुआ, लेकिन हुकूमत मानने को तैयार ही नहीं है। अब ये बहस के जी फैसला 3-4 से आया या 3-5 से आया या 9 का बेंच छोटा होते होते 3 रुकनी हो गया। मैं कहता हूँ 1 रुकनी क्यों ना हो। अगर अदालत का फैसला है तो आपको उसको तस्लीम करना चाहिए। अगर आपको इख्तलाफ है आप अपील में जाएं, अपील भी आपके खिलाफ आ गई तो आप उसको मानें। लेकिन ये क्या तमाशा यहाँ लग गया है कि इस तरह की अफरा तफरी मच गई है कि कोई भी सियासी जमात अपनी मर्जी का फैसला आए तो ठीक है, अगर नहीं आता उनकी मर्जी का, यानी मीठा मीठा हप्पा पर इमरान खान साहब के खिलाफ इतना बड़ा फैसला इसी 3 रुकनी बेंच का पिछले साल आया, तो वो तो हुकूमत छोड़ गए थे, कोई वो बराजमान तो नहीं रहे थे। या इस चीज़ को हम इस तनाजुर में देखें, चले मैं थोड़ा इस तरफ भी लेके जाती हूँ, चौधरी साहब आपकी भी इस पर राय, फिर भट्टी साहब से भी पूछती हूँ। ये क्या हम कोई अपनी पाकिस्तान को कोई फेल्ड स्टेट साबित करना चाहते हैं, जहाँ पे अदालतों का हुक्म नहीं माना जाता, जहाँ पे इलेक्शन कमीशन इलेक्शन नहीं कराता, जहाँ पे सिक्योरिटी इदारे सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते? ये हम क्या एक नाकाम रियासत हैं? मईशत हमारी वैसे ही दिवालिया हो गई। देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं कि हम नाकाम रियासत नहीं है, तो हम तेज़ी से नाकाम होते जा रहे हैं। इस वक्त जो
लोग बैठे हैं, अनाने हुकूमत संभाले बैठे हैं, उनको इदराक नहीं है कि पाकिस्तान में मसाइल किस कदर गंभीर हो गए हैं। खुराक की लाइनों में लोगों का शहीद होना, आटे की लाइनों में लग के लोगों का जान दे देना, और उसके ऊपर फिर एक कैलस किस्म के बयानात देना हुकूमत का नहीं होता है शेवा। जमहूरी हुकूमतें ऐसे नहीं करती हैं। ये निज़ाम जो जमहूरियत है वो 3 स्तूनों पे खड़ा है। उसमें पार्लियामेंट, एग्जेक्टिव और अदलिया तीनों का एक किरदार है। अगर एक सतून दूसरे सतून को गिराएगा तो फिर ये निज़ाम गिर जाएगा। ये निज़ाम कायम नहीं रह सकता। इंतहाई गैर ज़िम्मेदाराना रवैया है और बयानात हैं PDM के। ये आइन से भी इनहराफ है, ये सियासी असूलों से भी इनहराफ है, जमहूरी बुनियादी असूलों से भी इनहराफ है। इस किस्म के रवैये से लेकिन अब ये तो वो कह रहे हैं हम तो इस बेंच से ही इनहराफ कर लेंगे, वो तो बाइकॉट से कोई फायदा होगा PDM को? नहीं, ये कोई नेशनल असम्बली का सेशन नहीं है, सियासी तमाशा तो नहीं है जिसमें एक जो फरीक जाए। अगर उनको फैसला पसंद नहीं आएगा तो कानूनी ऑप्शंस होते हैं। अगर उनको ये लगता है कि वो फैसला ज़्यादा जजेस का था और कम जजेस का बेंच था तो उसमें रिव्यू फाइल करें। रिव्यू जाके वहीं 7 मेंबर बेंच के 5 मेंबर बेंच के सामने लगेगा और वो इसके ऊपर फैसला करेंगे सुनने के बाद। उसका हुकूमत अगर अपनी ही सुप्रीम कोर्ट के ऊपर एकदम एतमाद का इजहार करेगी तो हुकूमत तो फिर नाकामी का इजहार करेगी, और इसका जो रिज़ल्ट है वो कभी भी किसी हुकूमत के हक़ में नहीं आया। आपने माजी करीब में पिछले 2 दहाइयों की सियासत उठा के देख लें। PTI की तरफ से फ़ायज़ ईसा साहब के ऊपर रेफरेंस दायर करने का फ़ैसला हो, मुशर्रफ हुकूमत की तरफ से इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को सैक करने का फ़ैसला हो, दोनों काउंटर प्रोडक्टिव हुए और दोनों उल्टा गले पड़ गया। इसी तरह से ये हुकूमत जो है ये जो कर रहे हैं ये इनके गले पड़ेगा। जो अवाम हैं वो बाशऊर हैं और वो इस मामले को आप समझते हैं। जब भी हुकूमत महाज आराई की अदलिया के साथ, लोग अदलिया के साथ खड़े होते हैं, वकला अदलिया के साथ खड़े होंगे, अवाम अदलिया के साथ खड़ी होगी। वकला किस हद तक अदलिया के साथ खड़े होंगे इस पर मैं आपसे अभी डिटेल में भी बात करती हूँ, क्योंकि ये खबरें आ रही हैं कि शायद बार जो है हाई कोर्ट बार की तरफ से भी ऐलान किया जा रहा है कि वो अब तहरीक चलाएंगे इस सारे मामले पर। लेकिन पहले मैं भट्टी साहब का इस पर ज़रूर वर्जन लूँ। भट्टी साहब, ये हुकूमत ऐसा लग रहा है आपको कि तसादुम खुद जानबूझकर कर रही है, और ये जो अदालती बहरान है ये किसका पैदा करता है? क्या वाकई सुप्रीम कोर्ट के जजेस में बहरहाल एक डिवीजन तो हमें नजर आई है, वो आई है नेचुरल है या वो पैदा की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो समीना मेरे ख्याल में हुकूमत है ही कोई नहीं, मुबैना एक ग्रोह सा है, 5, 10 या 13 लोगों का मिलके या 11 लोगों का मिलके बनाया गया है जिसे नाम हुकूमत का दे गया। तो मैं माफ़ी चाहूँगा, आपने अपने एंट्रो में कहा PDM ने एक बड़ा अहम इजलास किया। अहम इजलास है, गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर आइनी, शर्म से डूब मरे ये लोग। मुझे बताएं कौन से कानून में, कौन सी सियासी जमात के मंशूर में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच वो बनाएंगे? कौन सी दुनिया के कोई एक मुल्क बताए कि जहां हुकूमत की 13 जमातों का इजलास हो और वो कहें कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच मेरी मर्जी से होगा वरना हम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते? ये अज खुद तौहीन अदालत है। ठीक। बदकिस्मती है कि इस मुल्क को इस तरह तकसीम दर तकसीम कर दिया गया है। मुशर्रफ ने कब हमला किया था? इफ्तिखार चौधरी साहब का कोई इतना माजी शानदार नहीं था, वो एक डिक्टेटर थे मुशर्रफ। लेकिन ये तो सिविल डिक्टेटरों ने एक कुरान पाक की तलावत शुरू करके हुए उमर अताब बंदयाल जैसे लोगों को धमकियां, खौफनाक धमकियां। मोहतरमा मरियम औरंगजेब साहब का बयान पड़ा है, नवाज शरीफ साहब का पड़ा है, राना सनाउल्लाह साहब का पड़ा है। वो ये लगड़ बगड़ होते कौन है भाई कि एक जज से बार पर आप इख्तलाफ करें, उसके फैसलों पर इख्तलाफ होता है। लेकिन इस तरह की वहशियाना, ये मैं समझ रहा हूँ 97 से ज़्यादा बड़ा हमला है सुप्रीम कोर्ट पर। ये वकला बरादरी से हमें तो एक उम्मीद थी कि वकला बरादरी अगर अदलिया पर हमला होगा तो हर अवल दस्ता होंगे, ये इन्हें सोचना है। कल को इन्हीं में से लोगों ने वकला में से ही सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जज बन के जाना है। एक इश्तिहारी बंदा
4 साल से मुल्क में इलाज की गरज से गए हैं और वो फरमाते हैं ये 3 जज मुझे नहीं पसंद। तो ये तीनों जज साहबान, जब कासम सूरी साहब की रूलिंग थी ये बीच में थे, तो क्या इमरान खान कहता मैंने नहीं मानना, मैं असम्बलियों पे ताला लगा के, चाबी लगा के ताले में एल्फी डालूं और भाग जाऊं? भाई आप होते कौन हो ये कहने वाले कि मैं नहीं मानता? 4-3, 3-2, वो अकल के अंधो, वो फैसला निकालो, उसमें कितने जज साहबान के साइन है? तो 4-3 कैसे हो गए भाई? 5 जज साहबान के सिग्नेचर है। वो जिन्होंने फैसला सुना उन्होंने ही फैसला तहरीर किया, उन्होंने ही सिग्नेचर किए। लेकिन भट्टी साहब, मैं उस दिन आपको सुन रही थी प्रोग्राम में, आप ये बात कह रहे थे कि इमरान खान साहब को ये पैगाम दिया गया है कि इलेक्शंस हो जाएंगे, इलेक्शंस वक्त पर हो जाएंगे। क्या कोई पसे पर्दा ऐसी चल रही थी निगोसिएशंस, मुज़ाकरात, जो अब नाकाम हो गए हैं, जो फिर से हमें ये तसादुम नजर आ रहा है? जबकि चीफ जस्टिस साहब ने भी ये इशारा दिया पिछली समात में कि आपस में मिल बैठ के भी बात को तय कर लें ताकि हमें ना बीच में आना पड़े। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही खत्म है लगता है। अदब एहतराम से पीडीएम के पल्ले ही कुछ नहीं, पल्ले नहीं तेला ते कर दी मेला मेला, तेनू टक्कर मारे लेला। इमरान यकूब साहब अब हंसेंगे। पीडीएम के पल्ले है क्या? और ये लड़ाई पीडीएम या नून लीग नहीं लड़ रही, उनके पीछे बैठी कुछ कुव्वतें हैं। ये इनके पल्ले है नहीं, ये बेचारे अपने पांव पे नहीं चल सकते, ये अपनी हुकूमत में अपना आप नहीं लिख सकते मैं वज़ीर आज़म उमर पूछे बगैर, जिन्होंने बनाया है। ये तो वो सब मैनेज करके दे रहे हैं। वरना इतनी जरूरत क्या पिद्दी और पिद्दी का शोरबा कि ये एक चीफ जस्टिस को कहे कि हम आपका फैसला नहीं मानते। ओ भाई, और बेंच आपने बनाना, मैंने बनाना, सारी सुप्रीम जो हाई कोर्ट्स हैं, लाहौर हो, कराची हो, पेशावर हो, सबके चीफ जस्टिस बेंच बना रहे हैं। कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बेंच नहीं बनाएगा। ये कभी मुमकिन हुआ है आज तक? ठीक, यहाँ तो फिर आइन में तरमीम करें कि आइंदा आर्मी चीफ भी कोर कमांडर नहीं लगाएंगे, 3 सीनियर जज साहबान होंगे। इसी तरह एफबीआर के लिए भी आईनी तरमीम करें, प्राइम मिनिस्टर के लिए भी तरमीम करें कि प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से वजारत नहीं दे सकता, जो सीनियर पॉलिटिशियन होंगे वो देंगे। ये तो अदारों को अपाहज करना चाह रहे हैं। भाई चीफ जस्टिस जो भी हो, इसके बाद भी आए हैं, जो पहले भी आए हैं, क्या जब इनकी हुकूमत पर 100 मोटो लिया गया वो पहले बता दें आईनी था, गलत था, ठीक था? अगर वो ठीक था तो आज कैसे खराब है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। यहाँ तो ये सारे जज साहबान या हुकूमत ये कह दे कि 90 दिन में असम्बली तहलील होने की सूरत में इलेक्शन आइन में नहीं लिखे, कोई एक तरफ तो आए। बिल्कुल ठीक। मेरिट क्या है आखिर? उन्हें इस फैसले में एतराज क्या? इमरान साहब वो इस पर बात नहीं करते कि ये इसलिए ये फैसला गलत है और इसलिए उन्हें शक है कि ये जो जज साहिबान है ये कोई बायस जज साहिबान है, ये बात नहीं कर रहे। बस एक उनका वो है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि जब अगर रेफरेंस भी फाइल करना हो तो उसमें कोई वजह होती ना कि कोई करप्शन सामने आ गई है, कोई मिसकंडक्ट है, उसमें क्या वजह लिखेंगे चीफ जस्टिस साहब के ऊपर, क्या इल्ज़ाम लगा के रेफरेंस फाइल? समीना देखें, आज जो राना सनाउल्लाह साहब ने बात की है, उन्होंने ये कहा कि 63A पे हम रेफरेंस दायर करेंगे और जो हमजा शहबाज की हुकूमत थी उस हवाले से जो फैसला था और उसमें जो मामला थे वो उसमें देखें आइन री राइट किया गया। अच्छा, ये हमजा शहबाज वाली बात है जो इस पर सिर्फ ये नहीं है कि आप आज राना सनाउल्लाह साहब की बात है, तमाम माहिरीन कानून जो है ना, मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र से, मुख्तलिफ सियासी ज़हन रखने वाले इस हवाले से काफ़ी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर चुके हैं। ये नहीं है कि इमरान साहब 2-3 ऐसे कानून वालों के नाम बता दें जो कर चुके हैं तहफ़्फ़ुज़ात, मैं भी फिर गुजारिशात कर सकूं अर्ज़। भट्टी साहब, गुजारिश ये है कि 2-3 नहीं, आप जस्टिस शाइक उस्मानी साहब को कानूनदान समझते हैं या नहीं समझते? नहीं, आपने कह दिया तो वो बन गए। चलो 2-3 बताएं ना। एक तो शाह हावर साहब वो कानूनदान है या नहीं? नहीं, शाह हावर ने तो कभी नहीं कहा। अच्छा, मैंने 3 प्रोग्राम में लिया। ठीक है, ये कान में तो नहीं कहा उन्होंने। इरफान कादिर साहब ने कहा होगा। इरफान कादिर साहब ने कहा होगा। ये आपकी राइट है। गुजारिश, प्लीज आप बात पूरी करें। अच्छी बात है कि अब वुकला फैसला करेंगे कौन सा जज ने ठीक फैसला किया, कौन सा गलत किया, ये रवायत। भट्टी साहब, ये हमेशा वुकला ही फैसला करते हैं, वुकला ही बताते हैं, वुकला ही इतराज करते हैं। जज साहबान के जो फैसले होते हैं 100% उन पे पूरी कौम या पूरा मुआशरा ना अमेरिका में मुत्तफिक हुआ है, ना यूके में, ना आपके यहाँ, क्योंकि हर फैसले में दो। आप बड़े बात तो सुन लेना सर, बनेंगे सर, आप गुजारिश तो सुने ना। वुकला के फैसले पे इख्तिलाफ राय होता है, तस्लीम करता हूं। मेरी ये रहनुमाई फरमा दें
कितनी दफा आपने सुना कि बेंच हमारी मर्जी का बनाओ और वरना हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे। क्या यूसुफ रजा गिलानी को जब घर भेजा गया उन्होंने कहा, उनके सदर थे आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ को घर भेजा गया उस वक्त कहा कोई 3 मिसालें दे दे जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 या 3 नुकरी बेंच ने फैसला किया हो और सियासी जमात के हम नहीं मानते फैसला फाड़ देते। एक 3 मिसालें। भट्टी साहब गुजारिश ये है, अगर तो आप अपनी मर्जी का जवाब सुनना चाहते हैं तो आपकी मर्जी है, अदरवाइज अगर आप कानून की बात करते हैं, आप खुद माशाल्लाह इतने सीनियर रिपोर्टर हैं, तफ्तीशी से लेके जज तक 2 फरीकों में से कोई फरीक भी अगर इतराज करता है तो हमेशा तब्दीली हो जाती है, तफ्तीश भी तब्दील होती है और जज साहबान भी जो हैं मसला मैंने 3 मिसालें सर अब गुजारिश तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले ना मान, चलो एक दे दे, चलो वो कह रहे फैसला ना मानने से किसने इनकार किया है, वो ये सवाल है। सर फैसला ना मानने की मैं बात नहीं कर रहा, मैं तो फैसले की बात वो फैसले की बात करेंगे, फैसला ना मानने से कभी किसने भट्टी साहब गुजारिश ये है कि मैंने तो पहले आपसे ये कहा है, जब सबसे पहले समीना ने मुझसे पूछा तो मैंने कहा ये तरीका यही गलत है तमाम सियासी जमातों की, जो ये रविश है फैसला ना मानने की। आप फैसले से इख्तलाफ कर सकते हैं लेकिन भट्टी साहब यही तो बात करें, तमाम सियासी जमातों की, खुद नून लीग की भी ये रविश तो नहीं, जब नवाज शरीफ साहब को भी निकाला है तो वो गए हैं, भुट्टो साहब फांसी लग गए, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि फैसला नहीं हमने मानना, या इसी तरह इमरान खान साहब की हुकूमत गई तो वो चले गए, फैसला तो 12 अल्टीमेटली आप मानते हैं। हाँ, जज पे आपको अगर अदम एतमाद है बेंच पे वो आप उन दिनों ये इंतशार और लेकिन चौधरी साहब ने कल बड़ा सही मेंशन किया था कि ये बात तो आपने कोर्ट के अंदर करनी थी, कोर्ट में तो चौधरी साहब किसी ने अदम एतमाद का इजहार नहीं किया। एक मेरा भी ले लें, अगर फुल कोर्ट बन जाए तो ये मामला हल नहीं होते। नहीं, अच्छा, ये उसकी कोई गारंटी नहीं है। पहली बात यह है कि जवादस ख्वाजा साहब, हाँ जी, साबिक जज हैं, भट्टी साहब भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, बिल्कुल कैसे जज थे, बहुत अच्छे जज, बहुत अच्छे जज थे। उन्होंने एक फैसला दिया, भट्टी साहब इंडिपेंडेंट मीडिया का केस है, वहाँ पे उन पे एतराज़ उठाया गया कि जो मीर शकील रहमान साहब की जो भाभी हैं उनकी अजीज़ा हैं या इनकी जो भाभी हैं वो उनकी नहीं, वो शकील रहमान साहब के बहनोई हैं। हाँ जी, वो उन्होंने कहा कि आपकी क्योंकि रिश्तेदारी है आप ये केस ना सुनिए। उन्होंने वहाँ पे कहा कि मेरा कोड ऑफ कंडक्ट है, मैं उनको अपना अजीज़ नहीं समझता, मैं ये केस सुनूंगा। उन्होंने फैसला भी किया, ये उन्होंने प्रिंसिपल ले डाउन किया। कभी भी वकला के कहने के ऊपर, ये तो जो मंसूर साहब ने जो अपना डाइसेंट नोट दिया है उसमें उन्होंने लिखा है कि जज को उसकी मर्ज़ी के बगैर बेंच से आप अलहदा नहीं कर सकते। अब ये जो बात कल अटॉर्नी जनरल वहाँ पे क्या बात की, अटॉर्नी जनरल मेरा भाइयों जैसा दोस्त है, बड़ा हम इकट्ठे काम भी करते हैं, यंग आदमी है, वो डायरेक्टली इस मामले में पड़ गया है। कल उसने वहाँ पे टाइम मांगा था कि हम मुज़ाकरात की तरफ जाना चाहते हैं, तो एक तरह से जो अटॉर्नी जनरल है इस हुकूमत ने उसको तो एम्बैरस कर दिया है, उसको झूठा साबित कर दिया कोर्ट के सामने। आप वक्त लेते हैं भट्टी साहब के हम मुज़ाकरात करते हैं और आज उसके बाद नवाज शरीफ जो एक सज़ा याफ्ता मुजरिम है वो वहाँ से डिक्टेट करते हैं बैठ के कि 3 जजेस हमें नहीं कबूल। आज PDM के वो जो एक लेले कहते हैं जिनको हम पंजाबी में बकरी के बच्चों की तरह, वो सारे उसके पीछे लग जाते हैं। एक सज़ा याफ्ता मुजरिम लंदन में बैठ के डिक्टेट कर रहा है कि पाकिस्तान की एपेक्स कोर्ट का बेंच कैसे बनेगा। इमरान याकूब साहब, बेंच मेरा मुकदमा हो, आपका मुकदमा हो, भट्टी साहब का मुकदमा हो, अपनी मर्जी का नहीं बना करता। बिल्कुल ठीक है, ना वो बनना चाहिए, ना ये रिवायत बेहतर है इससे। अच्छा चौधरी साहब, मैं अगर रहनुमाई कर दें, थोड़ी सी बात पूछना चाह रहा हूँ। जी सर, फरमाएं। आप वकालत के पेशे से वाबस्ता हैं, कितनी दफ़ा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जज साहिबान का फैसला हुआ और कोई कहे जाओ मैं नहीं मानता? कभी हिस्ट्री में हुआ है? मुझे तेरी मेरी रहनुमाई फरमा दे। कभी भी नहीं हुआ। और जिसने कहा वो यूसुफ गिलानी साहब की तरह घर गया, जिसने नहीं माना वो घर गया। अब सर बात ये है कि ये आपकी कोई घर में सालन तो नहीं पका हुआ जो आप कहें कि जी मैं नहीं मानता बात या मैंने नहीं खाना। ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का है, मानना पड़ेगा। हाँ, इसके खिलाफ लीगल रेमेडीज़ हैं। जैसे मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि हुकूमत अगर ज़िद्दबाजी पे उतर आएगी, आइन से इनहराफ है, आइन से ये पहले भी इनहराफ हुआ है। पाकिस्तान में आइन के होते हुए इलेक्शन ना होना कोई जज नहीं करेगा। एक चीफ जस्टिस आपसे मैनेज नहीं हो रहा और आप उसके ऊपर चढ़ दौड़े हैं, जो आप लेजिस्लेशन में 3 जजेस का कह रहे हैं, आपसे मैनेज हो जाएंगे?
नहीं मैनेज होते जजेस। आज की जुडिशरी वो नहीं है जस्टिस मुनीर की तरह। ये जजेस आइन को के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मारे खाई हैं। ये तो चीफ जस्टिस साहब ने कल कहा कि आपने हमें घरों में अरेस्ट कर दिया और आपने हमारे बच्चों को भी अरेस्ट किया, फिर भी अल्लाह का करना वो वापस आ गए। तो ये मैसेज था ना उन कुव्वतों को जो पीछे बैठी हुई हैं। आप पाकिस्तान को नाकाम रियासत बनाने पे तुले हुए हैं और आपने इसकी इकॉनमी का क्राइसिस खड़ा किया, इंतज़ामी गवर्नेंस का जो है क्राइसिस खड़ा किया। आखिर में आपको कुछ और नहीं मिला, आप अदलिया पे चढ़ दौड़े। लेकिन अदलिया की तहरीक क्या दोबारा चलेगी ऐसी? इस पे मैं आती हूँ, लेकिन भट्टी साहब आपसे मैं एक सवाल ज़रूर पूछूंगी ब्रेक पर जाने से पहले, जो हमारा आगे चल के टॉपिक भी है। आपके नज़दीक ये सारा जो क्राइसिस है जो पिछले पूरे 1 साल से हमें नज़र आ रहा है, इसका जिम्मेदार है कौन? सियासतदान, इस्टेब्लिशमेंट, या फिर आपको लगता है अदलिया इसकी जिम्मेदार? जो नज़र नहीं आते, मैंने गुजारिश की है मौजूदा सियासतदानों में, मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि जब माशी तबाही के दहाने इन्होंने मुल्क को पहुँचा दिया हो, दोबारा दहशत गर्दी की तरफ अनाज दिया हो। इतनी कमज़ोर हुकूमत हो, इतनी बैसाखियों पे खड़ी हो, इन्हें हौसला देने वाले कोई और है। ये वीडियो ऑडियो जो मरियम साहबा आकर फरमाती हैं, मेरी बहन काबिल एहतराम है मरियम नवाज साहबा, ये कौन इन्हें देता है? इस तरह नहीं चलते समीना, मुल्क इस तरह नहीं चलते, घर नहीं चलते, एक दुकान नहीं चलती कि आप किसी की दुकान पे जाके कहो ये बंदा निकाल दे, मेरा इधर बंदा रख। ये ऐसे नहीं मानना मैंने, तूने ये कपड़े की दुकान पे जाके कि तू जब इधर सब्जी रख, कपड़े की दुकान ना रख। तो अदलिया को आप ये कह रहे हो कि आप बेंच बनाने वाले चीफ जस्टिस को कौन होते हो? अनबिलीवेबल है। और बेंच में ये बंदे शामिल होंगे तो मैं मानूंगा नहीं भाई। कल को तो आप इस मुल्क को बिल्कुल अनारकी की तरफ ले जाओगे। हर मोहल्ले में अपनी अपनी अदालत होगी, चाचे मीदे दी मंजी बची होगी, 4 बंदे बैठे होंगे, वो अपने फैसले करेंगे। ठीक, बिल्कुल इसको देखना पड़ेगा कि इसको कैसे चलाना है। भट्टी साहब आप हमारे साथ मौजूद रहे प्रोग्राम में, आपका बहुत एक छोटा सा ब्रेक लेते नाज़रीन। ब्रेक से वापस आकर इस मुद्दे पे मजीद भी बात करेंगे कि इस बहरान का जिम्मेदार कौन है और इसको ठीक कौन करेगा। और ये भी बात करेंगे कि वकला इंदिया दे रहे हैं तहरीक का। खान साहब ने भी आज भी ये बात की है कि वकला भी कमर बस्ता हों, कौम भी निकलने के लिए तैयार हो आइन की सरबुलंदी के लिए। तो क्या ये तहरीक एक नए फेज़ में दाखिल हो रही है और क्या ये वैसी तहरीक चला पाएंगे वकरा जैसी इफ्तिखार चौधरी साहब के लिए चलाई गई थी? एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। इमरान साहब, आपको लगता है वकला उसी तरह की कोई तहरीक चलाने वाले हैं जैसी इफ्तिखार चौधरी साहब के भी चली? मुझे नहीं लगता। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस वक्त जो मैं हमेशा बात करता हूँ सोसाइटी में, माशरे में पोलराइजेशन की, उसी तरह से वकला में भी बड़ी डिवाइड पाई जाती है। इसमें कोई शक नहीं कि जो बार एंड बेंच का रिश्ता है उसमें हमेशा से हमने देखा है कि जब इस तरह की कोई बात हो तो वकला इकट्ठे हो जाते हैं, उनके ग्रुप्स आपस में मिल जाते हैं। लेकिन इस वक्त सूरत हाल जो है वो काफ़ी गंभीर हो चुकी है और यहाँ पे मैं नहीं समझता कि वकला उस तरह से कोई तहरीक चला सके। हाँ, सिविल सोसाइटी के साथ मिल के कोई तहरीक चल जाए, इमरान खान साहब के PTI के लोग कोई तहरीक जो है वो शुरू करें और उसमें वकला साथ शामिल हो जाए तो अलग बात है। लेकिन वकला खुद ऐसी मैं नहीं समझता कि कोई तहरीक। चौधरी साहब, जाहिर है जहाँ पे अगर इंसाफ विंग्स के वकला हैं तो फिर लीगी वकला भी हैं और फिर पाकिस्तान बार काउंसिल भी है जो एक मुख्तलिफ सोच रखती है। तो वो यूनिटी तो नहीं है वकला में। जो इफ्तिखार चौधरी साहब की दफ़ा तो हर तरफ से एक ही आवाज़ आ गई, तो सारे वकला इकट्ठे हो गए, चाहे वो इंसाफ वाले हों या चाहे लीगी हों। अगर आप इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी की जो वकला तहरीक देखें तो उसका आपको अंदाज़ा होगा कि वो कुछ अरसे के बाद वो गैल्वनाइज हुई थी और उस पर इल्ज़ामात मुख्तलिफ लगते हैं। ये जो तहरीक है ILF की या इंसाफ लॉयर फेडरेशन की तहरीक नहीं है, या ये कोई मुस्लिम लीग नवाज़ के वकला की तहरीक नहीं है। वकीलों की जो बाहर की पॉलिटिक्स है वो नॉर्मली जो है वो पॉलिटिकल एफिलिएशन से ऊपर होती है। मैं देख रहा हूँ कि कल से पिछले 2-3 दिनों से अचानक हुकूमत ने वकला के ऊपर नवाज़शात की बारिश कर दी है। पैसे शैसे भी लग रहे हैं, लॉज भी बनाए जा रहे हैं और इसका मतमा नज़र ये आता है कि वकला को तकसीम करके जो अपना गैर आइनी एजेंडा है
उसको जो है पाए तकमील तक पहुँचाया जाए, इलेक्शन ना किए जाए और ये और वो। लेकिन इसमें समीना मसला ये है कि वकला जो है वो एज ए कम्युनिटी हमेशा आइन, कानून और जमहूरियत के पीछे खड़े हुए। उन्होंने कभी भी अमरीत को सपोर्ट नहीं किया, कभी भी ऐसी चीज़। ये खबरें भी आ रही कि मंडे को कोई वो इशारा दस्तूर पर सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई इजहार यकजहती के लिए हैं इकट्ठा उनका वो वकला जो है कुछ अगर ऐसा इकट्ठे हो गए, अभी मुझे तो उसकी इतला यही सोशल मीडिया पे मैंने पढ़ा है कि वो उसको कौन लीड कर रहा है, किस तरह से, कौन उसके उसके लोग कौन से हैं। वो भी अगर बाहर में इंडिपेंडेंट जो सोच है, देखिए इस सोच को कोई भी सपोर्ट नहीं करेगा कि मैं फैसले नहीं मानता। नहीं, चौधरी साहब आपने वकला पे नवाज शाद की जो बात की, तो आप इस बात को बड़ा बेहतर अंदाज में समझेंगे कि आज़म नज़ीर तारड़ साहब जैसे ही वज़ीर कानून बने या पंजाब में भी जब इनकी हुकूमत बनी, तो उन्होंने तमाम ला अफसर जो हैं वो सूबाई हों या वफाकी, इस मतमे नज़र के तहत ही लगाए थे कि बार की जो सियासत है उसमें इनका होल्ड हो जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो तमाम हथकंडे इस्तेमाल करने के बावजूद भी बार में इनको फैंटी पड़ी है, वो इलेक्शन तो नहीं जीत सके। साफ़ी और वकील जो है ना, ये अपनी मंशा के लोग बिल्कुल ऐसे ही है। ये हमारे जो बार और साफी जो है बड़ी डिफरेंट हो, नहीं डिफरेंट पॉलिटिक्स है। ये देखें नहीं देखे वकला उनसे ज्यादा डिवाइड है। बात ये नहीं, आप एक चीज को समझ नहीं उठाए जा रहे, मारे पड़ती हैं, कुछ भी होता है। अब दूसरे वाले साफी हैं, वो कहते हैं अच्छा हो गया चलो हमारी नहीं, वो तो वो है ना जो व्हाट्सएप ग्रुप है। लेकिन देखें ओवरऑल साफियों की और वकला की बहुत बड़ी जद्दोजहद है बिल्कुल। और ज़्यादा दौर में, और उनकी जो मामलात हैं, जब भी कोई तहरीक होती है उसमें दो तबके जो है वो शामिल अल्टीमेटली हो जाते हैं। उसकी वजह है कि ये दोनों तबके जो है ना वो अताब में भी आते हैं। नहीं समझे ना, इनकी जो सियासत है ना, या इनकी जो बीइंग, मतलब इनका वजूद जो है वो प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। ना वकला तंजीमें ना साफ़ी तंजीमें ये कभी भी किसी गैर आइनी, गैर जमहूरी, गैर मंतकी चीज़ को सपोर्ट कर ही नहीं सकती, क्योंकि हमारा जो इनका वजूद जो है वो ही जमहूरी असूलों और आइन और कानून की बालादस्ती पे है। लिहाजा आप देखेंगे, अगर आप देखें इसमें जो आप सिविल सोसाइटी की बात करते हैं, एक तो बात इमरान याकूब साहब आप समझते हैं, आपका ख्याल है कि इमरान खान घर बैठेंगे? ये मामलात अगर इस तरह से हुए, अगर वो निकलेंगे तो मुझे ये बताइए कौन जी होश आदमी ये कहेगा कि आइन के मुताबिक इलेक्शन होने हैं और आइन के मुताबिक इलेक्शन करने का फैसला अगर अदलिया सुप्रीम कोर्ट देती है, और उसको कौन जी शऊर शख्स या कौन सा आदमी ऐसा होगा जो अपोज करेगा? आप किस तरह से इमरान खान की बात को जो इखलाकी तौर पर नेगेट तो नहीं कर सकेंगे। फिर वकला जो है, तो हो सकता है, वकला किसी जमात से इख्तिलाफ नहीं करेगा। नहीं, बात वो तो खुद पीडीएम नहीं आके कह सक रही है। सुमीना देखें, गुजारिश सुने। अच्छा, ये एक मैं आपको एक यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग बात मैं पूछना चाहता हूँ। पीडीएम के वकील ने उस दिन एक बड़ी अजीब स्टेटमेंट दी है, फारूक नायक साहब ने। चीफ जस्टिस हमने पूछा आप पीडीएम के वकील हैं, उसने कहा जी पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। और आज के इजलास में पीपल्स पार्टी नहीं शामिल हुई, जरदारी साहब दुबई में हैं और इतलात के मुताबिक फारूक नायक साहब वहाँ पे हैं। उनका क्या रद्द अमल आता है वो अभी तक पीपल्स, क्योंकि पीडीएम और पीपल्स पार्टी इनका रद्द अमल पीटीआई के पीपल्स पार्टी के अपने बयानात की रोशनी में उसको भी देखना होगा। नहीं, लेकिन शरीर रहमान साहिबा, कमर जमान कायरा साहब ने जो उस दिन गुफ्तगू की है सुप्रीम कोर्ट के कमर जमान कायरा साहब तो पीपल्स पार्टी नवाज लीग के सरबराह हैं। नहीं सुमीना बात सुने, अगर आप देखें ना प्रिंसिपली तो पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। पीपल्स पार्टी को पीडीएम से अलग कर दिया था और उसके बाद फिर ये हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा जरूर है, उसके बाद पीडीएम में तो शामिल नहीं हुए। लेकिन समीना जो आपने आज जो देखें, एक सर इमरान साहब जरा इंटरेस्टिंग बात आप नोट करें, आज पीडीएम ने बाइकआउट का ऐलान किया, हुकूमत ने नहीं किया, शहबाज शरीफ साहब ने नहीं कहा। ये जो है फजल रहमान साहब से खिलाया गया, क्योंकि उनको पता है ना शहबाज शरीफ साहब को कि बतौर हुकूमत के सरबराह, बतौर वज़ीर आज़म वो ये नहीं कर सकते। अटॉर्नी जनरल पेश नहीं होंगे, सेक्रेटरी दिफा, सेक्रेटरी खजाना पेश नहीं होंगे। नहीं, वो तो सेक्रेटरी दिफा अगर नोटिस हुआ तो फिर वो तो पेश होंगे ही होंगे, उनकी नौकरी चली जाएगी। फिर कौन पेश नहीं होगा? बॉयकॉट कैसे होगा? अटॉर्नी जनरल इसका मतलब नहीं, अटॉर्नी जनरल पता नहीं सुबह क्या करता है। मुझे एज पर एज आई नो मंसूर इतनी बड़ी गैर आइनी गोली नहीं निकलेगा। और अगर तो उसके अपना उसका बड़ा करियर आगाज है उसका, वो यंगेस्ट अटॉर्नी जनरल है
और अगर यंगेस्ट अटॉर्नी जनरल गैर आईनी गैर मंतकी किसी बात ठीक पे है। करेगा तो उसका तो करियर आगे से इफेक्ट होगा। अच्छा चलें, मुझे थोड़ा सा आगे भी मैं लेके चलूं। बिल्कुल ठीक है, आने वाले दिनों में हम देखते हैं ये तहरीक क्या होती है। लेकिन कल एक सवाल मैंने छोड़ा था चौधरी साहब के लिए भी, आज उसका जवाब आप भी दे सकते हैं, चौधरी साहब भी। अजहर मशवानी साहब वापस आए हैं और पूरा एक हफ्ता वो गायब रहे हैं। आप लोगों के दोनों की मुलाकात भी हुई है, वो क्या कुछ स्टोरी सुनाएंगे कि क्या उनके ऊपर हालात रहे, कौन लेके गया, कैसे आ गए? अगवा बराए तावान था क्या, या क्या था? अगवा बराए सोशल मीडिया। देखिए बात ये है कि अजहर मशवानी साहब जो हैं, सैर करके आए हैं। अजहर मशवानी साहब जो हैं वो उन्होंने अभी जो है ना कानूनी तौर पे या लिख पढ़ के कुछ नहीं बताया किसी को। Off the और record दूसरी बताया। बात जो उन्होंने आज हमारे साथ भी गुफ्तगू की, उन्होंने उस गुफ्तगू के बाद 3 दफ़ा ये कहा कि ये सारी गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड है। इसलिए हम मैं इनकार ही समझे। साढ़े वालों तो इनकार ही इनकार ही समझो, है, वो खुद चौधरी जो साहब- बता चौधरी देंगे साहब बता कुछ देंगे। मेरा ख्याल है हाँ लगे जी। लिपटे कुछ बता ही देंगे। ये जो सहाफ़ती और वकालती जिम्मेदारी के साथ दोनों बातों हाँ में जब आपको ये कह दिया जाए कि कोई चीज़ ऑफ द रिकॉर्ड है तो उसको डिस्कशन ऑन द रिकॉर्ड तो नहीं की जाती। चलें इस तरह करके बता एक बात हम वैसे बता ही सकते हैं, उसी ट्रेंड में हम हुआ है एक जैसे हो बात रहे जरूर हैं। आपको कह सकते हैं कि अजहर मशवानी साहब याकूब खान साहब, मुझे वो बॉडी लैंग्वेज से या अपनी गुफ्तगू से टूटे हुए नहीं लग रहे। वो बाज़म हैं, पुरहिम्मत हैं और वो अपनी जो किसी तरह से मुझे मशवानी साहब जो है ना सर, वो स्वीट टॉकर है। हाँ जी। जैसे वो आज गुफ्तगू करते हैं, ये पहले भी ऐसे ही करते थे। आप पहले कहना कि वो बंदा को ऐसा नहीं, वो बड़े कंपोज बड़ी गुफ्तगू ऐसे करते हैं। आज भी वो उसी स्पिरिट में, उसी अज़्म हिम्मत के साथ। समीना मुझे बहरहाल एक बात है कि उन्होंने कहा कि जी उन जहाँ भी वो थे 2 मुख्तलिफ जगहों पे उन्हें रखा गया और जो भी उनसे बातचीत हुई वो खुद बता देंगे, क्योंकि उन्होंने कल पुलिस को कल या परसों बयान भी देना है तो उसमें वो बताएंगे, मजिस्ट्रेट साहब के सामने भी बताएंगे। लेकिन चौधरी साहब ने जैसे कहा, एक तो वो कि उनका हौसला टूटा नहीं है, दूसरा वो पुरअज़्म हैं, और तीसरा ये कि वो इस बात का उन्होंने ज़रूर इज़हार किया जो हम यहाँ कह भी सकते हैं कि जिस स्पिरिट के साथ वो पहले काम कर रहे थे उसी स्पिरिट के साथ वो काम अपना जारी लेकिन रखेंगे। इससे इस बात से कतई नजर एक चीज ऐसा लगता है कि जो पीटीआई का सोशल मीडिया है वो बड़ा लोगों के लिए अभी तक एक बला बनी हुई है जिसको कोई समझ नहीं आ रही इसका हल क्या निकालें। वो यानी चाहे अजहर सियासी के जमात बंदर हो। थे, टॉप ट्रेंड पीटीआई के थे। वो रीट्वीट मशीन वो जब वो साथ नहीं थी, नहीं वो साथ नहीं लेके गए थे रीट्वीट वो रीट्वीट मशीन नहीं थी जो कहते थे। और ये समझ में नहीं आई कि वो बंदा अंदर है जो बकौल इल्ज़ाम ये लगता है कि जी वो तो सारे मशीनों के जरिए मशीनें भी कोई चल रही हैं और रोबोट डेली अकाउंट्स चलाते भी हैं। कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। वो अंदर है, फिर टॉप ट्रेंड पीटीआई। इसका मतलब है ऑर्गेनिक है। देखिए ये बात लोगों को समझनी चाहिए। ये जनाब बाजवा साहब को बड़ी दफ़ा समझाया गया था और कहा सर इंज नहीं होता जैसा तुसी कह रहे हो कि जी वो इंज जो आप बना लेते हैं फिर सोशल में। उन्होंने कहा सर ये बहुत ज़्यादा वाइड है, ये बहुत ज़्यादा वसी है, इसको कोई एक शख्स, एक ग्रोह, एक ग्रुप कंट्रोल नहीं कर सकता। इसको करने के लिए यानी आप देखें ना पीटीआई की वो जो एक नई मुहिम चली हुई है कल से, हाँ जी, जीरो कि जी, कमेंट वाली। जीरो रिस्पांस, जीरो रीच, No उसमें comment, zero उसका reach। इफेक्ट आप देख लें सर। 60 लाख लोगों के अपना फॉलोअर Followers है हैं। और 200 ट्वीट्स और 250 लाइक्स, इस तरह का काम है वो। अब पीटीआई वाले ये कहते हैं कि इनकी रीच या इनको बड़ा बनाने में हमारा रोल है, सो हम अपने कमेंट करेंगे, हम इनके ऊपर नहीं बात करते। अब वो स्क्रीनशॉट लेके उस पे वो comment रिड्यूस कर होती जा रही है उनकी रीच। नहीं तो वो बात तो ठीक कर रहे हैं। देखिए बात ये है कि एक ब्रेक लेनी है मुझे। हाँ जी, जब मेरी बारी आती है समीना को ब्रेक ही आता नहीं जी ब्रेक ले। नहीं कर लें आपने। नहीं आप ब्रेक लें उसके बाद। उसके बाद हम थोड़ा मईशत पे भी जी बात करेंगे। आज आईएमएफ के साथ हमारी नहीं हो रही डील है, जड़ी चीज है ही नहीं उधर। आईएमएफ के साथ डील नहीं हो रही और अब नवाज शरीफ साहब ने तो ये तक कह दिया है कि अगर ये इलेक्शन कराने का फैसला आ गया तो 500 रुपए का डॉलर हो जाएगा। ये क्या इसका कनेक्शन है इसके साथ, इसको भी थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। काफ़ी दिनों से सुन के थक गए हैं, अब हो जाएगा 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, लेकिन ऐसा ना हुआ। आईएमएफ के साथ अभी तक मुआहदा नहीं हो सका, पैसे नहीं मिल सके, डिमांड्स पर डिमांड, सारी बातें पूरी हो गई, फिर भी वही सूरत हाल। क्या वजह है इसकी और आखिर
इसके साथ साथ किस तरह से लिंक किया जा रहा है जो मईशत के मसाइल को सियासत के मसाइल के साथ, इस पर भी बात करते हैं। और इस सेगमेंट में ख़ास तौर पर माहिर मईशत डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जो IMF के मामलात हैं उसमें अपनी एक्सपर्टीज़ भी रखते हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ आज पे शामिल हैं। तो डॉक्टर साहब, बड़ा अरसा हो गया है कि हम ये आपसे भी सुनते रहे कि हो जाएगा, शायद ये कर लेंगे तो हो जाएगा, लेकिन ये हुआ नहीं मुआहदा। अब इसमें बेसिक प्रॉब्लम इस वक्त क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बेसिक प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान और IMF में एक ट्रस्ट डेफिसिट है। इस ट्रस्ट डेफिसिट की वजह यह है कि हमने पिछले 14-15 माह में बहुत इनहराफ किया है उन सब चीज़ों से जो हमने IMF के साथ तय की, चाहे वो बजट हो, चाहे वो रुपए की कदर को रोकना हो, चाहे वो गैस की प्राइसेस की तब्दीली में देरी करनी हो। सो उस वजह से सारे पहले तो प्रायर एक्शंस करवाए उन्होंने हमसे। नॉर्मली प्रायर एक्शन स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद होते हैं, बिफोर वी गो टू दी फंड्स बोर्ड। सो पहले तो वो कराए, जब वो करा लिए तो फिर उन्होंने ये कहा कि अब जो आपने हमें कमिटमेंट दी थी कि इतने पैसे यहाँ से आ जाएंगे, वो पूरे करना शुरू करें। अब चाइना से तो हमने कुछ पैसे पूरे करना शुरू किए, 1.7 अरब डॉलर उनको वापस किया था, वो वापस आ गया। दिस इज नॉट न्यू मनी। अब सऊदी अरेबिया और UAE से मिलाएं तो 3 अरब डॉलर बाकी है। 6 अरब डॉलर के करीब का एक हदफ है जो तय करना है, ताकि रिजर्व्स जो 4.2 अरब डॉलर पे हैं वो यहाँ से बढ़कर कोई 7 अरब डॉलर पर खत्म कर सकें या 8 अरब डॉलर पे खत्म कर सकें जून 30। ये है इस वक्त की एग्जैक्ट। लेकिन डॉक्टर साहब, एक वैसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी भी बड़ी चल रही है, मैं सोच रही थी आपसे जरूर इस पे क्लैरिटी ले लूं। कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि इसहाक डार साहब जानबूझकर ये मुआहदा नहीं कर रहे हैं और इसको डिले रखा हुआ है, क्योंकि ये उनको सूट करता है कि जब तक मुआहदा नहीं हो उनकी गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पर सस्टेन करती रहेगी। अदरवाइज उन्हें शक है कि कहीं मुआहदा हो गया तो फिर ये ना हो कि फिर उन्हें ज़बरदस्ती इलेक्शन में भेज दिया जाए। तो ये क्या ऐसा हो सकता है कि खुद हुकूमत अपनी मर्जी से इसको डिले कर ले और IMF को भी लारा लगाए रखे? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। ऐसा पहले तो आप कह सकते थे जब तक पेट्रोल की कीमत, गैस की कीमत, बिजली की कीमत, 170 अरब रुपए के टैक्सेस, रुपए को छोड़ना, ये सब चीजें नहीं हुई थी, तो आप ये कह सकते थे कि हुकूमत ने एक कोशिश की कि वो किसी तरह सऊदी अरेबिया या चाइना या बायलैटरल पार्टनर्स से पैसे लेकर ये वक्त गुजार ले। बट आई थिंक कि जब ये सब काम हो गया है तो अब हुकूमत के पास भी कोई ऐसा इनहेरेंट जवाब नहीं है कि वो इसको रोके। बिकॉज आप इसको यूं सोचिए, अगर आज 1.2 अरब डॉलर आ जाते, अगर आज सऊदी अरब के 2 अरब डॉलर आ जाते, अगर UAE के 1 अरब आ जाते, मल्टीलैटरल का फ्लोज बेहतर हो जाता और आपके रिजर्व 7-8 अरब पे होते, तो फिर यूं होता कि आपका रुपए का प्रेशर टूट जाता, आपकी इंपोर्ट्स जो रुकी हुई हैं जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स हर्ट हैं वो बेहतर हो जाती। तो आप यकीन रखिए कि आपका इन्फ्लेशन भी कम हो जाता। अच्छा डॉक्टर साहब, हुकूमत सोच भी रही है तो गलत सोच रही है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि सुनने को तो ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि हम IMF के बगैर भी जी लेंगे, और आज इसहाक डार साहब ने जो ये फरमाया है कि हमें IMF के बगैर भी जो है ना रहना सीखना चाहिए, तो क्या आप समझते हैं कि ये कहना आसान है या हुकूमत के पास कोई प्लान B या मुतबादिल मौजूद है? IMF के बगैर अगर हम रहते हैं, उस समय झंडी दिखा देते अब तेरे हैं, बिन तो जी बनेगा लेंगे क्या? वो वाला गाना याद आ गया। देखिए, आप इसको इस तरह सोचिए कि बांग्लादेश 35 अरब डॉलर के जखायर पर IMF के पास चला गया, श्रीलंका ने जब डिफॉल्ट कर दिया तब भी IMF के पास चला गया। एक तो इंटरनेशनल आर्किटेक्चर है। लेट्स बी वेरी क्लियर, पाकिस्तान के पास कोई दो राहें नहीं है, एक ही रास्ता है और वो IMF के पास जाता है। इसलिए कि आपको ये 6 अरब डॉलर नहीं देगा कोई जब तक कि IMF का स्टैंप ऑफ अप्रूवल आपके पास नहीं होगा। अब आप इसको लेके अगर चल भी पड़े तो यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। और मैं कमेंट करता हूँ डार साहब की बात पर भी, आप उसके बाद अपने डेट को अगर देखिए तो मैं अगर 1 जुलाई को आपके साथ प्रोग्राम करूंगा तो मैं आपको कहूंगा कि हमें 24-25 अरब डॉलर तो इकट्ठे करने हैं अगले साल में, फिर हमें 6-7 अरब का कहीं करंट अकाउंट पूरा करना है, तो 30 अरब डॉलर फिर दोबारा जमा करने हैं। मैं आपको तब भी यही करूंगा कि ये IMF के प्रोग्राम के बगैर नहीं हो सकेगा। सो इन द शॉर्ट रन कोई चारा नहीं है। डॉक्टर साहब, ये जो बात मियां साहब ने की है कि अगर इलेक्शन का अनाउंसमेंट कोई हो जाता है, इस तरह का कोई फैसला आता है तो डॉलर 500 रुपए का हो जाएगा, ये किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इसको लिंक किया है? नॉर्मली तो लोग ये बात कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन की अनाउंसमेंट हो जाए, मुल्क में एक स्टेबिलिटी की फिजा बने कि जी ठीक है इस टाइम पे इलेक्शन होंगे, नॉर्मल रूटीन की चीज़ें आएंगी तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन वो इस शक का इजहार कर रहे हैं कि डॉलर 500 का हो जाएगा और ज़्यादा मईशत ख़राब हो जाएगी। 500 का हो जाएगा, 6 अरब डॉलर का हो जाएगा, 7 अरब डॉलर का हो जाएगा, 8 अरब डॉलर का हो जाएगा, 9 अरब डॉलर का हो जाएगा, 10 अरब डॉलर का हो जाएगा, 15 अरब डॉलर का हो जाएगा, 20 अरब डॉलर का हो जाएगा, 30 अरब डॉलर का हो जाएगा, 40 अरब डॉलर का हो जाएगा, 50 अरब डॉलर का हो जाएगा, 60 अरब डॉलर का हो जाएगा, 70 अरब डॉलर का हो जाएगा, 80 अरब डॉलर का हो जाएगा, 90 अरब डॉलर का हो जाएगा, 100 अरब डॉलर का हो जाएगा, 200 अरब डॉलर का हो जाएगा, 300 अरब डॉलर का हो जाएगा, 400 अरब डॉलर का हो जाएगा, 500 अरब डॉलर का हो जाएगा, 600 अरब डॉलर का हो जाएगा
देखिए, एक तो मैं पहली बात सिर्फ खत्म कर लूँ जी डॉक्टर साहब, करना पड़ेगा, उससे मतलब ये डॉक्टर साहब आपसे दोबारा मिलाते हैं, आपकी आवाज नहीं सही तौर पे सुन पा रहे। जिससे ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे दोबारा कांटेक्ट करती हूँ। ये चौधरी साहब, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये तो बाकायदा मियाँ साहब ने धमकी लगाई है कि अगर आप लोगों ने हमारे खिलाफ कोई फैसला दिया तो फिर ऐसे भी हो जाएगा। नहीं, मियाँ साहब तो किसी हद तक भी जा सकते हैं अपने मुकासद के लिए। नहीं, लेकिन ना वो तो उनकी नहीं कर सकते पाकिस्तान- 500 का अच्छा डॉलर, साहब, वो कैसे अगर मियाँ करेंगे? साहब है नहीं पावरफुल ने कि वो डॉलर 500 का ले जाएं एक, तो वो फिर वापस वजीर आजम ना आ जाए। नहीं, मियाँ साहब का तो बुनियादी तौर पे जो मकसद वो बतमा अब नज़र आ रहा है, वो तो कहते हैं कि मैं नहीं हूँ तो पाकिस्तान रहे ना रहे। अल्लाह रहम। देखिए, जरदारी साहब की जो बेनज़ीर शहीद हुई थी, तो ये बहुत ही उन्होंने एक उस क्राइसिस में एक कहा था कि पाकिस्तान का खपे ये आप जरदारी साहब से इसका क्रेडिट नहीं ले सकते। नहीं ले सकते। उन्होंने उस क्राइसिस में और हमने हमेशा उनकी इस बात की तारीफ। डॉक्टर साहब, आपने इस कभी बैग में ऐसी खूबसूरत बात या कभी ऐसा हौसले कभी शरीफों से सुनी? ठीक है, चलें डॉक्टर साहब से सुन लेते हैं। फिर डॉक्टर साहब कुछ आप बता रहे थे। जी सर। तो देखिए, एक तो ये है कि पाकिस्तान को अब वो कलीदी फैसले करने पड़ेंगे जिससे आप आज से 2-3 साल बाद आईएमएफ की जो बार बार जाने उससे निकले। उससे मेरा मतलब क्या है? उससे मेरा मतलब यह है कि आपको कुछ एफडीआई मुल्क में लानी पड़ेगी, आपको कुछ एक्सपोर्ट बेस बढ़ानी पड़ेगी, आपको कुछ इदारों को प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, आपको अपना एनर्जी सेक्टर ठीक करना पड़ेगा, आपको एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए जो कनेक्टिविटी चाहिए वो करनी पड़ेगी, आपको वो हार्ड वर्क करना पड़ेगा टू अर्न द मनी। Dr. Saab, you are absolutely right. These all things need to be done. Now, my question, sir, would be कि क्या ये हुकूमत में कैपेसिटी नज़र आती है आपको कि ये कर सके, या आपके ख्याल में इसके ये जो तमाम आप एंडेवर्स करने को कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन इसको करने के लिए तो जो हुकूमत, उसके लिए तो बड़े पावरफुल हुकूमत चाहिए जिसको मैंडेट भी हो, जिसके ट्रस्ट भी हो, जिसकी ये क्वालिटी भी हो और कैपेसिटी भी हो। इस हुकूमत में तो ये सारे फैसले करने की कैपेसिटी मुझे नज़र नहीं आती। आप यकीन करें कि आपने मेरे दिल की बात सामने रखी है। मैंने हमेशा कहा है पाकिस्तान का कलीदी मसला कॉम्पिटेंस ऑफ द गवर्नमेंट टू डिलीवर है, कॉम्पिटेंस ऑफ द एग्जीक्यूटिव टू डिलीवर है, कॉम्पिटेंस ऑफ अ प्राइवेटाइजेशन कमीशन, ऑफ इन्वेस्टमेंट कमीशन। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कॉम्पिटेंस नहीं पैदा करेंगे तो ये फैसले नहीं होंगे, ये काम नहीं होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, आज से 3 साल बाद भी यही कहूंगा आपको कि कॉम्पिटेंस डेवलप करें। डॉक्टर साहब 2-3 रोज पहले मलिक बोस्तान साहब जो हैं उन्होंने सेनेट की कायमा कमेटी में एक ब्रीफिंग दी है, आपके भी नज़र से वो गुजरी होगी, तो क्या आप समझते हैं कि वो बातें जो हैं काबिल अमल हैं? देखिए, एक तो यह है कि अगर वो ये कह रहे हैं कि जो पैसा, और मेरी एक दफा उनसे इस पर डिस्कशन भी हुई है, जो पैसा स्मगलिंग के जरिए बाहर जा रहा है या जो पैसा ग्रे सिस्टम में है, जो कि एक्सचेंज कंपनीज के पास भी नहीं है और स्टेट बैंक के जखायर में भी नहीं आ रहा, तो वो अगर अंदर लाना चाहते हैं ये अच्छी बात है। बाकी आपको जुजियात देखनी पड़ेंगी कि वो क्या चीजें मांग रहे हैं। हम याद रखें कि हम फैटफ में हैं, हमने फैटफ की लिस्ट से निकले हैं, हम यूके की लिस्ट से निकले हैं, जीएसपी की लिस्ट से निकले हैं। लेट्स नॉट मेक अ मिस्टेक टू गेट बैक इनटू दैट। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपका प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, लेकिन ये सब चीज़ें हो सकती हैं, कैपेसिटी भी हो सकता है इस गवर्नमेंट के पास भी हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि पहले इमरान खान साहब को काबू करेंगे, उसके बाद इन तमाम चीज़ों की तरफ सोचेंगे। मुझे तो बाजार ऐसे लग रहा है कि प्रायोरिटी जो है वो नज़र नहीं आ रही मईशत के ऊपर। जितनी भी बात होती है हुकूमत की आके, वो इन चीज़ों पे, इन मसाइल पे बात नहीं होती, सिर्फ सियासत पे बात हो रही है, और यही बुनियादी इशू है जिसकी वजह से बाकी तमाम इशूज़ जो हैं वो खड़े नज़र आ रहे हैं। आज के प्रोग्राम से इतने, नाज़रीन फिर मिलेंगे आपसे, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।